नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी हरियाणा में रिपोर्टिंग पसंद आई हो। अभी फिलहाल जैसे कि हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो हरियाणा के जो चुनाव की रिजल्ट है वो 8 अक्टूबर को हम सबके सामने होंगे। किंतु जब हम चुनाव की बात करें दोस्तों तो हरियाणा के अतिरिक्त एक और ऐसा राज्य है जहां पर अब विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वो है जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में साल 2014 के बाद पहली बार आज विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अगर हम डिटेल में अगर इसको देखें तो जो जम्मू कश्मीर में चुनाव था वहां पर कुल 90 सीटों के लिए वोटिंग समाप्त की जा चुकी है, जो कि 3 फेजेस में हुई थी। अगर हम उस पर गौर करें तो फेज 1 जो था उसमें 24 सीट, उन 90 में से 24 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी 18 सितंबर को, जिसमें 61.38% वोटर टर्नआउट देखा गया था। उसके बाद फेज 2 में 57.31% वोटर टर्नआउट देखा गया था जम्मू एंड कश्मीर की 26 सीटों के लिए, और ये इसकी वोटिंग जो है वो 25 सितंबर को हुई थी। फिर अंत में फेज 3 जो आखिरी फेज था वो जो वहां पर 1 अक्टूबर को वहां जम्मू कश्मीर की 40 सीटों के लिए वोटिंग की गई थी और वहां पर सबसे ज्यादा 69.69% वोटर टर्नआउट देखा गया था। यानी कि दोस्तों एक तरीके से जो ओवरऑल वोटर टर्नआउट है वो 63.88% है। ये एक साफ संदेश है कि जम्मू और कश्मीर की जनता ने इस लोकतांत्रिक एक्सरसाइज में अपना योगदान पूरी तरीके से निभाया है और वो बहुत ही उत्साह के साथ वहां पर वोट करने आए थे एक नए भविष्य की तलाश में। अब अगर हम जम्मू और कश्मीर को ब्रेकअप करें दोस्तों तो जैसे कि मैंने कहा टोटल में वहां पर 90 यानी कि 90 सीट्स हैं, जिसमें से 43 सीट्स जो है वो जम्मू में पड़ती हैं और बची 47 कश्मीर में पड़ती हैं। ये जैसे कि मैंने कहा था कि ये पहला ऐसा चुनाव है, पहला विधानसभा चुनाव है जो आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद किया जा रहा है। आर्टिकल 370 को साल 2019 5 अगस्त 2019 को देश की पार्लियामेंट ने सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद से लेकर अब तक कश्मीर जो है वो सीधी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। और इसी वजह से इस चुनाव में आर्टिकल 370 को वापस लाना या न लाना एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। बीजेपी की अतिरिक्त बाकी सभी पार्टीज, विशेषकर पीडीपी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां की जो रीजनल पार्टीज है, उन्होंने ये वादा किया है जम्मू और कश्मीर की आवाम से कि अगर वो सरकार में आए तो वो आर्टिकल 370 को वापस जरूर लेकर आएंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों इस चुनाव में, धारा 370। अब एक दूसरा बड़ा मुद्दा इस चुनाव में जो उठ के आया है वो है जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड दिलाना। जी हाँ दोस्तों, इन सभी पार्टियों ने वादा किया है कि वो जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड दिलाएंगे। स्टेटहुड का मतलब क्या होता है? स्टेटहुड का मतलब ये है कि वहां जम्मू और कश्मीर में अपना खुद का एक राज्य सरकार होगा, अपनी खुद की एक लेजिस्लेचर होगी और वो खुद वहां पे जुड़े जो मुद्दे हैं उनके लिए कानून बनाने की क्षमता और ताकत रखेंगे। ये है वो स्टेटहुड की बात दोस्तों जो साल 2019 से छीन गई थी जम्मू और कश्मीर से, जब केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था। तब इस चुनाव में 3 ऐसे दल या 3 ऐसे गठबंधन हैं जो इस चुनाव में मेन फोकस के तौर पर देखे जाएंगे। इसमें सबसे पहले है पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टी। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस बार गठबंधन करके इस चुनाव को लड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जम्मू एंड कश्मीर की ही एक रीजनल पार्टी है। और उसके बाद आती है बीजेपी जो इस बार अकेले ही इस चुनाव को लड़ रही है। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि बीजेपी और पीडीपी ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो अकेले इस बार इस चुनाव को लड़ रहे हैं। अब हम एक बार 2014 के उस विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं जो कि जम्मू और कश्मीर में हुआ था। याद रखिए ये वो आखिरी विधानसभा चुनाव था जो धारा 370 के हटने से पहले किया गया था। उस वक्त दोस्तों जम्मू और कश्मीर में कुल मिलाकर 87 सीट्स थी और उस वक्त उसमें लद्दाख भी एक हिस्सा था। अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो उस वक्त जम्मू में 37 सीट्स थी, कश्मीर में 46 सीट्स थी और लद्दाख में 4 सीटें थीं। अब अगर हम 2014 के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो उसमें बीजेपी को 87 में से 25 यानी कि 25 सीटें मिली थी, पीडीपी को 28 सीट्स मिली थी,
नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। लेकिन 2018 के चुनाव में एक हंग असेंबली बनी थी दोस्तों। जी हां, उसके बाद बीजेपी और पीडीपी जो चुनाव नतीजों के हिसाब से सबसे बड़े दल के तौर पर उभरे थे, उन दोनों ने साथ मिलकर एक पोस्ट पोल अलायंस में एक सरकार बनाई और महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन साल 2018 में अंदरूनी टकराव के कारण यह गठबंधन टूट गया था और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया था। इसमें बीजेपी ने अपनी सभी 25 सीटें जम्मू रीजन में जीती थी। बल्कि अगर हम उसके बाद अगर हम पीडीपी को देखें तो 28 में से उन्होंने कश्मीर में से 25 सीटें जीती थी और बचे जो 3 सीट थे वो उनको जम्मू से मिले थे। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीट जो उन्होंने जीती थी उसमें से जम्मू से 3 सीट जीती और बाकी के 12 सीट कश्मीर से जीती। और फिर फाइनली कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो 12 सीट उन्होंने जीती उसमें से 5 सीट जम्मू से थे, 4 सीट कश्मीर से थे और 3 सीट जो थे वो लद्दाख से आए थे। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो जम्मू है। अगर इस बार उन्होंने वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो वहां पर तो उसके बाद चुनाव जीतने में उनको बहुत कठिनाई हो सकती है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था दोस्तों, इस चुनाव में मेन मुद्दा तो है धारा 370 को लाना या ना लाना, जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड दिलाना, किंतु उसके अलावा विकास के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो वोटर्स के मन में इस समय होंगे, जैसे कि रोजगार की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और गरीब कल्याण की अगर हम बात करें। तो इसके अतिरिक्त आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू और कश्मीर में। जी हां, अगर आप सभी नेताओं के भाषण को सुनेंगे तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि धारा 370 के हटने के बाद उन्होंने वहां पर आतंकवाद को काफी हद तक या तो कम किया है या फिर उसको खात्मे की ओर पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो ये कहते हैं कि धारा 370 के हटने से कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ और आतंकवाद की संख्या जो है वो पहले के मुकाबले और बढ़ गई है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के मतदाता क्या सोचते हैं, इसका जवाब हमें 8 अक्टूबर को मिलेगा। अब दोस्तों मैं उन विशेष कैंडिडेट्स पर ध्यान देना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। इसमें अगर हम पीडीपी की सबसे पहले बात करें तो बिजबिहारा जो सीट है कश्मीर में, वहां पे इफ्तिजा मुफ्ती जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी है वो वहां से चुनाव लड़ रही है और उनके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद और बीजेपी के सोफी यूसुफ उनके खिलाफ वहां पे लड़ रहे हैं। याद रखिए इसी साल में पीडीपी की जो अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो इस बार जम्मू एंड कश्मीर का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हम 2014 के चुनाव की बात करें तो उसमें अब्दुल रहमान भट्ट जो कि पीडीपी के हैं, उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और दूसरे नंबर पर बशीर अहमद थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। और फिर अब अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से गंदरबल कंस्टिट्यूएंसी जो कि कश्मीर में पड़ता है, वहां पर ओमर अब्दुल्ला वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ बशीर अहमद मीर लड़ रहे हैं जो कि पीडीपी से हैं। अगर हम इस सीट पे थोड़ा और गौर करें दोस्तों तो ये 3 दशकों का जो अब्दुल्ला परिवार है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और अब उनके बेटे ओमर अब्दुल्ला, तीनों की ये पारिवारिक सीट है। तो इसीलिए यहां पर देखना होगा कि क्या ओमर अब्दुल्ला इस सीट से इस बार जीत दर्ज कर पाते हैं कि नहीं। साल 2014 में इशाक अहमद शेख जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और फिर और उनके बाद काजी मोहम्मद अफजल जो कि पीडीपी कैंडिडेट है वो वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी थे। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस जैसे कि आप जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक गठबंधन में ये चुनाव लड़ रही है। वहां पर जम्मू एंड कश्मीर के जो कांग्रेस चीफ है तारिक हमीद केरा, वो वहां पर सेंट्रल शैलटोंग जो कि श्रीनगर में पड़ता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ पीडीपी के अब्दुल कायम भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें दोस्तों तो साल 2022 में ही
इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया था इस देश के चुनाव आयोग के द्वारा। तो देखना होगा यहां पर कि जहां इस कांग्रेस और पीडीपी की जो टक्कर है उसमें कौन जीतेगा। फिर आखिरी में अगर हम बीजेपी की बात करें दोस्तों, तो बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर रायना, वो नौशेरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं जो कि जम्मू में आता है, और वहां पर वो उनके खिलाफ सुरेंद्र चौधरी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं और हक नवाज जो कि पीडीपी से हैं, वो उनके खिलाफ वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2014 में बीजेपी की रविंदर रायना ने इस सीट से जीत दर्ज की थी, इसलिए 2014 में यही कैंडिडेट को, और इसलिए इस बार बीजेपी ने इसी कैंडिडेट को दोबारा मैदान में उतारा है। और दूसरे नंबर पर साल 2014 में सुरेंद्र चौधरी थे जो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। अब दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत के बारे में बात करना चाहूंगा, यह है शेख अब्दुल राशिद, जिसको वहां प्रेम से इंजीनियर राशिद भी बुलाया जाता है। जी हां दोस्तों, इनकी पार्टी का नाम है अवामी इत्तेहाद पार्टी। इनको साल 2019 में यूएपीए के अंदर गिरफ्तार किया गया था और तब से लेकर साल 2024 इसी साल तक वो तिहाड़ जेल में कैद थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उन्होंने जेल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ ओमर अब्दुल्ला को जम्मू और कश्मीर की जो बारामुल्ला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से हरा दिया था। और इस बार वो बहुत ही जोश और खरोश से कैंपेन करने निकले हैं जब उनको बेल मिली थी कैंपेन करने के लिए, और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक नया कश्मीर का दावा कर रहे हैं वो उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो उनका कैंपेन करना दोस्तों, और उनके अलावा जो छोटी पार्टियां हैं और जो इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं वो इस चुनाव में क्या एक अहम भूमिका निभा पाएंगी कि नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा 8 अक्टूबर को। याद रखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है तो उनका एक मेन पोल प्लैंक इस चुनाव में है नया कश्मीर, यानी कि वो कहते हैं कि ये कश्मीर जो पहले के मुकाबले काफी बदल गया है धारा 370 के हटने के बाद। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि 8 अक्टूबर को क्या होता है। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग की गई थी और उसके बाद हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर दोनों का एग्जिट पोल भी दिखाया गया था। इन एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें, अगर हम पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो हरियाणा में 7 एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। जो पोल ऑफ पोल्स हैं उनके हिसाब से कांग्रेस को करीब 54 सीट्स मिल सकती हैं और बीजेपी को 27 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जेजेपी जो वहां की रीजनल पार्टी है उनको केवल 1 सीट, आईएनएलडी को केवल 2 सीट, और जो अन्य पार्टियां हैं जिसमें शायद आम आदमी पार्टी भी शामिल है उनको 6 सीट के आसपास मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि स्पष्ट तौर पर दोस्तों 7 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक कांग्रेस की हरियाणा में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और अब इसके बाद अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर 4 एग्जिट पोल्स के हिसाब से एक हंग असेंबली प्रेडिक्ट की जा रही है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा और जम्मू और कश्मीर दोनों में 90 सीटें हैं, इसलिए मेजॉरिटी मार्क जो है वो है 46। जम्मू कश्मीर की अब मैं अगर बात करूं तो वहां पर 4 एग्जिट पोल्स का जो पोल ऑफ पोल्स है उनके हिसाब से बीजेपी को 27 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को 42 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और पीडीपी जो वहां की एक रीजनल पार्टी है उनको 7 सीट और अन्य के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि किसी को भी यहाँ पे पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से एक हंग असेंबली प्रेडिक्ट की जा रही है जहां पर किसी एक पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों कि एक हंग असेंबली में आखिर होता क्या है। कई लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी कोशिश करेगी कि वो बाकी इंडिपेंडेंट्स और जो छोटी पार्टियां हैं जम्मू एंड कश्मीर में उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे अगर हंग असेंबली बनी तो। वहीं दूसरी तरफ अभी लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक पीडीपी ने यह स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि अगर हंग असेंबली बनी तो वो अपना सहयोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को देने के लिए तैयार हैं। तो ये है दोस्तों एग्जिट पोल्स की कहानी, लेकिन असलियत क्या है इसका पता तो हमें कुछ दिनों बाद 8 अक्टूबर को चलेगा। हमें सिर्फ ये देखना है दोस्तों कि अब की बार हरियाणा और जम्मू और कश्मीर में किसकी सरकार।